Hello students, welcome to class 10th and today we are continuing our chapter number first of history और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा विषय है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो देखिए आज हमारा ये जो विषय है इसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपराएं आदि का समान होना अति आवश्यक है। लेकिन देखिए अगर हम देखें तो यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यूरोप में जो है सामूहिक पहचान या सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं अलग अलग थी। वो कैसे? देखिए यूरोपीय जो समाज था वो अलग अलग था, यानी कि समाज जो है कई वर्गों में बटा हुआ था। कैसे? देखिए जो हैब्सबर्ग साम्राज्य में जो लोग हैं वो जर्मनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो उस समय के जो समाज है, उस समय का जो समाज है वो उसमें समानता नहीं थी। तो देखिए किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो है सामूहिक पहचान होना या सांस्कृतिक परंपरा का समान होना अति आवश्यक है। तो देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रवाद का निर्माण। इस टॉपिक के अंदर हम ये जो है इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रवाद का जो विचार था वो कैसे आया, यानी यूरोपीय देशों के मध्य यूरोपीय देशों में ये विचार कैसे पनपा। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है यूरोपीय समाज की संरचना, यानी कि यूरोप की समाज की जो संरचना है वो किस प्रकार की थी। इसके बाद हम उदारवादी राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर जो है रूढ़िवादी पर जो विचार विमर्श करने के बाद हम क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए जो है कार्यों के विषय में भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए यूरोपीय समाज की संरचना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 19वीं जो शताब्दी है उससे पहले जो यूरोपीय समाज की संरचना किस प्रकार की थी। तो देखिए समाज उस समय दो वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग और एक था निम्न वर्ग। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था उच्च वर्ग में जो है उच्च वर्ग के अंतर्गत जो है कुलीन वर्ग आता था, यानी कि जो शासन से संबंधित वर्ग था, यानी राजा हैं या जैसे पादरी वर्ग है या मतलब मंत्रीगण है, ये कुलीन वर्ग में आते थे। और इसके जो विपरीत है निम्न वर्ग जो है कृषक वर्ग था। ये कौन से लोग थे? जो मतलब भूमिहीन किसान होते थे, मजदूर होते थे या जिनके पास थोड़ी मोटी ज़मीनें होती थी, ये निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो आइए हम देखते हैं कि उच्च वर्ग जो कुलीन वर्ग था और निम्न वर्ग जो कि कृषक वर्ग था, इसमें अंतर क्या थे। तो देखिए उस समय के जो समाज में काफ़ी अंतर थे, हमने कई बार चर्चा भी की है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम इसमें डिफरेंस क्या था। सबसे मेन पॉइंट क्या था कि जो उच्च वर्ग था यानी कि कुलीन वर्ग था, इनकी जो संख्या थी बहुत ज़्यादा कम थी। यानी कि आप आज के समय में भी देखते हैं कि जो धनवान लोग होते हैं ये लोग बहुत कम होते हैं। मतलब अगर आप समाज में देखते हैं तो कुछ ही लोग, जो कुछ परसेंटेज होती है धनवान लोगों की। तो उस समय भी क्या था कि जो कुलीन वर्ग था, यानी जिनके पास ज़्यादा धन होता था या ज़्यादा ज़मीनें होती थी, धनवान ज़्यादा होते थे, वो लोग बहुत कम थे संख्या में। और इसके विपरीत जो निम्न वर्ग जो थे यानी कृषक वर्ग थे वो संख्या में बहुत अधिक थे। दूसरा डिफरेंस क्या था कि उच्च वर्ग का जो था वर्चस्व जो था इस समाज के ऊपर बहुत तगड़ा वर्चस्व था, मतलब प्रभाव बहुत ज़्यादा था। धनी वर्ग जो होने के कारण जो इनका समाज के ऊपर प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। और निम्न वर्ग का जो है वर्चस्व यानी समाज में ना के बराबर, यानी इनकी कोई अधिक जो है भूमिका या वैल्यू नहीं होती थी। तीसरा पॉइंट था कि ज़मींदार यानी कि ढेर सारे खेतों के मालिक। यहाँ देखिए कुलीन वर्ग थे, ये लोग कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे और ये क्या होते थे? बड़े बड़े ज़मींदार होते थे। ज़्यादातर जो भूमि है ये इन्हीं के जो अधिकार में होती थी और ये बहुत ज़्यादा जो है खेतों के या ज़मीनों के मालिक होते थे। और इनके विपरीत जो निम्न वर्ग होते थे ये भूमिहीन, यानी कि या तो इनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी या मतलब बिल्कुल ही नहीं होती थी। और जो ज़मीनें होती थी उस पर भी ये जो है किराए, मतलब जिस तरह से हम लोग ठेके पर ज़मीन दे देते हैं, तो ये भी मतलब वो ज़मीन भी की जो है पूरी तरह से नहीं होती थी। ये भी एक मतलब जैसे कुछ समय के लिए जो है किराए पर जैसे काम कर लेते हैं, तो इस तरह से जो है ये उस पर काम करते थे।
तो मतलब ये सिर्फ नाम मात्र के होते थे कि भाई किसान के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है ज़मींदारों के गुलाम होते थे। अब आगे देखिए, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, सभी अधिकार दिए जाते थे उच्च कुलीन वर्ग को। जो उच्च वर्ग के अंतर्गत जो कुलीन लोग आते थे, इसमें क्या था, इनको सभी हर प्रकार के जो है अधिकार दिए जाते थे और इन्हें किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं, जो भी फैसिलिटीज़ होती थी वो इन्हीं के लिए होती थी। लेकिन अगर हम इसके विपरीत देखें, निम्न वर्ग के लोग, जो इन्हें किसी प्रकार का जो है अधिकार नहीं दिया जाता था और कोई भी सुख सुविधाएं इसे समाज में इन्हें नहीं मिलती थी। यानी कि जो यूरोपियन समाज था, अब आप इनसे हिसाब लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे हमने जो डिफरेंशिएट किए थे इनके पॉइंट्स के बीच में, तो इनसे हमें पता लगता है कि समाज में कितनी असमानता थी। यानी कि समाज जो था असमान रूप से विभाजित था। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी के बाद जो है समाज में एक नए वर्ग यानी कि नया वर्ग जुड़ गया। यानी समाज में नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो नया मध्य वर्ग था, इसमें क्या अंतर था कि जो देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो समाज था पहले प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, दो वर्गों में बटा था। यानी कि कुलीन लोग थे और कुछ जो थे वो कृषक लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे। अब देखिए जो मध्य वर्ग था, इसमें मध्य वर्ग में मतलब कुलीन वर्ग के लोग भी आते थे और जो है निम्न वर्ग जो बिल्कुल ही गरीब किसान होते थे वो भी मतलब इसके अंतर्गत आते थे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या एक नई बात क्या थी कि इसमें सभी जो लोग थे वो पढ़े लिखे होते थे। जैसे कि शिक्षक होते थे, डॉक्टर होते थे, व्यापारी होते थे, उद्योगपति होते थे। तो समाज का जो वर्ग था, बहुत ही जो खास वर्ग था, इसमें जो है सभी लोग जो है पढ़े लिखे होते थे। तो पढ़े लिखे होने के नाते इन्होंने क्या किया, जो है समाज को समाज के लिए कानून की मांग, यानी कि जो है इन्होंने कानून की मांग की यानी कि समानता की मांग की। समाज में रहने वाले प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनके लिए समान अधिकार की मांग की। यानी कि ये उदारवादी विचारधारा के या उदारवादी राष्ट्रवाद के जो है समर्थक थे। यानी कि इन्हें चाहिए था कि समाज में जो है सभी को समान जो है प्रगति करने का अधिकार मिले, सभी को समान अधिकार मिले, हर प्रकार का जो है उन्हें अधिकार मिले और जो है सभी के साथ समानता का अधिकार, जो समानता का व्यवहार किया जाए। तो देखिए उदारवादी जो राष्ट्रवाद यानी कि उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो किसको मानते थे, कौन से जो है उनके मुख्य बिंदु थे या उनकी मांग कौन सी थी। तो देखिए सबसे पहली थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये लोग जो थे उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। यानी कि इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक है जो देश का, उसको अधिकार है कि वह अपनी आज़ादी को बरकरार रखे। दूसरा पॉइंट था कि कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए। वे चाहते थे कि जो देश की सरकार है उनके सामने जो उनका संविधान है उनके सामने सभी जो है समाज के सभी वर्ग को समानता का अधिकार मिले। सभी लोग, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, या मध्य वर्ग का है या उच्च या निम्न वर्ग का है, सभी जो है कानून के समक्ष समान होने चाहिए। इसके बाद जो ये वर्ग था यानी कि उदारवादी जो ये जो मध्य वर्ग था ये सरकार का पक्षधर था, मतलब सरकार के पक्ष में था ये। इसके बाद देखिए ये बाजार की स्वतंत्रता भी चाहता था। आगे देखिए कि इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का जो विचार है सब जगह फैलने लगा, क्योंकि देखिए मध्य वर्ग जो इसका समर्थक था, तो इस वजह से जो है ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा है ये चारों ओर फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हुआ, जो मतलब लोग उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, जो मतलब तो उनका क्या मानना था, जो सरकार मतलब अस्तित्व में आई, इन्होंने क्या किया, इससे क्या है राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण यानी जिस भी प्रकार का नियंत्रण था, यानी चीज़ों पर या किसी मतलब प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का जो भी नियंत्रण था उसे ख़त्म कर दिया गया। यानी इस विचारधारा के अंतर्गत जो राष्ट्रवादी उदारवादी जो विचारधारा थी, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो राज्य के भीतर
जिस भी प्रकार का जो भी नियंत्रण था ये सब समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो है राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी कि सीमा शुल्क को ख़त्म नहीं किया गया। यानी कि जैसे राज्य से बाहर जो अन्य राज्यों की सीमा लगती थी, उन राज्यों से जो व्यापार आदि चलता था उस पर जो है किसी प्रकार का सीमा शुल्क जो है ख़त्म नहीं किया गया। इसके लिए क्या है, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेराइन। तो इस संगठन के अंतर्गत जितने भी जो शुल्क थे, अवरोध थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस संगठन ने क्या किया कि जो सीमा शुल्क थे यानी कि जो दूसरे राज्यों की जो सीमाएं थी, और उन सीमाओं पर क्या होता था कि जो है अपने व्यापार आदि को करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो है कर देना पड़ता था। तो इन करों को जो है इनके द्वारा, इस संगठन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। और दूसरी जो मुख्य बात की गई वो क्या थी कि जो मुद्राओं की जो संख्या है वो 2 कर दी गई। इससे पहले जो थी 30 से भी ज़्यादा थी मुद्राएं। यानी कि देखिए, अगर हमारे ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है करेंसियाँ चले तो इससे हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो उस समय वहाँ पर क्या थी, 30 से भी ज़्यादा जो है मुद्राएं प्रचलन में थी। और ये जो है इस संगठन के द्वारा, जोल्वेराइन संगठन के द्वारा क्या किया गया कि मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। यानी 2 प्रकार की मुद्राएं उस समय वहाँ पर प्रचलित कर दी गई। तो देखिए, नेपोलियन के समय केवल ये देखिए उस समय क्या था, सिर्फ पुरुषों के पास, पुरुष जो थे जिनके पास धन होता था उन्हीं ही जो है वोट देने का अधिकार होता था। अन्य यानी अगर समाज में कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है या जिसके पास धन आदि नहीं होता था तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता था। तो ये मतलब एक अलग अनोखी बात देखी गई थी कि जो पुरुष जो धनवान होते थे, समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे या निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के भी, यदि किसी व्यक्ति के पास यदि वो व्यक्ति धनवान होता था तो केवल उसे ही जो था वोट देने का अधिकार था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने 1 बाय 1 बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। तो इन पॉइंट्सों को आप अगर बार बार देखते हैं तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और आपने जो है एनसीईआरटी बुक को भी साथ के साथ रीड करना है, जिससे जो है सारे जो टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।